अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का घना साया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रहमत का घना साया हम लोगों के ऊपर हमेशा सलामत रहे। तो मेरे सभी सुनने वालों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और आप सब लोगों की ईद कैसे स्पेंड कर रहे हैं, आप सब लोग अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने कहा आज मेरे कुछ न्यू लिसनर थे जिन्होंने मेरे साथ स्टोरी शेयर की थी, तो आप भी इन स्टोरीज़ को रात सोने से पहले ज़रूर सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे। इसीलिए मैंने आपके साथ आज ईद के दिन भी स्टोरी शेयर किया। तो आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर किया शाहज़ेब ख़ान ने। शाहज़ेब ख़ान कहते हैं, आज मैं आपके साथ अपने एक उस्ताद की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, एक सच्चा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने जिस उस्ताद से कढ़ाई का काम सीखता हूँ, वो हमारे डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। वो पीरियड्स के बाद जब हम लोग फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग अपने उस्ताद साहब से बैठ के काफ़ी बातें करते हैं, उनसे बातें सीखते हैं। तो एक दिन हम लोगों के जो पीरियड्स थे वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, तो हम सारे इकट्ठे होकर अपने उस्ताद साहब के पास बैठे थे और उनको ये कहने लगे कि आज आप हमें कोई खौफनाक कहानी सुनाएं। जिस पे हमारे उस्ताद साहब ने कहा कि मैं तुम लोगों को कोई खौफनाक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा खौफनाक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो मेरे वालिद साहब के साथ पेश आया। तो हम सब ने कहा कि आप हमें ज़रूर वो वाक़या सुनाएं। उस्ताद साहब कहते हैं कि एक दफ़ा रात के टाइम मेरे जो वालिद साहब थे वो किसी काम से फ्री होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ये काफ़ी पुराने दौर की बात है। वो फसलों वाली साइड से हम लोगों का घर था, उस साइड से फसलों के बीच में से गुज़र के जाना था घर की तरफ। तब पुराने दौरों में फ़सलों के बीच में छोटी छोटी दीवारें भी बनाई जाती थी। तो उन दीवारों के पास से ही वाले साहब ने गुज़रना था। तो जैसे ही वाले साहब उस दीवार के पास जाने लगे तो उनको उस दीवार के पास आधी रात के टाइम एक औरत खड़ी हुई नज़र आई। वो पहले तो हैरान हुए कि आधी रात के टाइम यहाँ औरत है, तो लेकिन कुछ ही सेकंड में वो औरत दीवार से ओझल हो गई। तो जैसे ही वाले साहब दीवार के करीब पहुँचे, उनकी नज़र दूसरे रुख पर पड़ी तो वो औरत अब उधर खड़ी हुई थी। वो ये समझ चुके थे कि ये कोई गैर मरी मखलूक है जो कि मुझे नुकसान देना चाहती है और मुझे डरा रही है। वाले साहब ने जब उस औरत को दूसरी जानिब आधे ही लम्हे में खड़े हुए देखा तो उन्होंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो जो औरत थी उसने पीछे से मेरे वाले साहब का बाकायदा नाम लिया, लेकिन मेरे जो वाले साहब थे वो ये समझ चुके थे कि ये कोई गैर मरी मखलूक है और ये मुझे नुकसान देना चाहती है। वो बहुत बुलंद आवाज़ में उनका नाम ले रही थी और यूँ मालूम हो रहा था कि जैसे बहुत तेज़ी से उनके पीछे कोई भाग रहा हो। फिर उसके बाद मेरे वाले साहब जब रोड के ऊपर चढ़ गए, रोड के ऊपर चढ़ते चढ़ते उस मखलूक ने पीछे से ईंटें फेंकनी शुरू कर दी कि किसी तरीके से मैं रुक जाऊं। तो वो जो एक ईंट थी मेरे वाले साहब के पाँव के ऊपर लगी और मेरे वाले साहब का पाँव बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गया और वो बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। और घर पहुँच के वो 2 से 3 दिन बेहोश रहे। 3-4 दिन के बाद जब उनको होश आई तो उन्होंने ये सारा वाक़या हम सबको बताया और फिर सब ने बताया कि वो जो फसलों के बीच में दीवारें हैं, उन दीवारों के पास गैर मरी मखलूक यानी कि चुड़ैलों का बसेरा है, जिसकी वजह से वो तुम रात के टाइम उधर से गुज़र रहे थे, उन्होंने तुम्हें नुकसान दिया। शुक्र करो कि तुम बच गए हो। तो इस तरह मेरे वाले साहब बच गए, लेकिन फिर उसके बाद मेरे वाले साहब कभी भी उस दीवार के करीब भटके भी नहीं थे। दिन रात को क्या, दिन को भी नहीं भटके। ये स्टोरी थी शाहज़ेब ख़ान के टीचर की, जो उन्होंने मेरे लिसनर्स के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब अपनी स्टोरीज़ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर कर रही हैं सेंड्रीला। सेंड्रीला कहती हैं कि आज मैं आपके साथ एक और खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। ये वाक़या मेरे जो फ़ादर हैं उनके एक फ़्रेंड की स्टोरी है और वो जो मेरे फ़ादर के फ्रेंड हैं उनकी अब डेथ हो चुकी है। उनके साथ बहुत अजीबोगरीब और बहुत दिल खराश वाक़या पेश आया। वो कहते हैं कि हुआ कुछ इस तरह कि उन अंकल के घर में बहुत बड़ा एक सहन था। उनका जो घर का अहाता था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन जो बाकी सहन था उन्होंने घर काफ़ी छोटा बनाया हुआ था। जो अहाता था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और उस अहाते के बीच में थोड़ा सा दूर करके अहाते के अंदर ही एक बहुत बड़ा जामुन का दरख्त था, जिसकी छाँव भी बहुत घनी थी और उस जामुन की जो शाखें थी वो पैर तक जाती थी।
हम सब बच्चे भी सनड्रीला कहती हैं कि बचपन में उस जामुन के दरख्त से बहुत ज़्यादा जामुन खाया करते थे। दरख्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो एक दिन मेरे अंकल को ये शौक़ पड़ गया कि मैं अपने घर को खूबसूरत बनाता हूँ। यानी कि अहाता इतना बड़ा है और घर की जो इमारत है वो बहुत छोटी है। उन्होंने घर को खूबसूरत बनाने के चक्कर में उस दरख्त को वहाँ से काट दिया और दरख्त वहाँ से कट गया और उन्होंने बहुत खूबसूरत घर बना लिया। जब घर रेडी हो गया, घर बहुत खूबसूरत था, हम सब ने घर जाकर देखा, सब बहुत खुश थे। तो कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल की ख्वाब में 3 औरतें आईं और वो 3 औरतें उसी जामुन के दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं और सनड्रीला कहती हैं कि उस जामुन के दरख्त से फासले पर बाहर वाली साइड पे एक बहुत बड़ा खजूर का भी दरख्त था। वो 3 औरतें जो कि अंकल की ख्वाब में आई हैं और उन्होंने अंकल से कहा है कि तुमने बहुत बुरा किया है, जो तुम लोगों ने हम लोगों की जो घर था, हमारे घर को बर्बाद कर दिया, हमारे घर को कटवा दिया। यानी कि वो दरख्त जामुन का वो हम लोगों का घर था और तुमने उसको कटवा दिया। अंकल को ये ख्वाब बहुत तसलसल से आने लगा, 3 से 4 दफ़ा। चौथी दफ़ा जब ये ख्वाब आया तो उन चीज़ों ने कहा कि हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी, हम तुम्हें जान से मार देंगी, तुमने हमारे घर को ख़त्म किया, हम तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने देंगी। और अब हमने अपना बसेरा उस खजूर के दरख्त पे कर लिया। अब जो अंकल थे उन्होंने मेरे अब्बू को भी ख्वाब सुनाई। मेरे अब्बू ने उनको ये मशवरा दिया कि आप किसी सैयद पीर साहब से रब्ता करें। तो गाँव में बहुत पहुँचे हुए एक सैयद साहब थे, उनके घर गए हम लोग और अंकल की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बहुत डरे हुए थे कि आखिर मुझे ये ख्वाब क्यों आ रहा है बार बार। तो उन्होंने सैयद साहब से वो ख्वाब बयान किया और बयान करने के बाद कहा कि अब मुझे इसका कोई हल बताएं कि मैं इससे मुताल्लिक़ क्या करूं। तो उन सैयद साहब ने कहा कि जिस जगह पे वो दरख्त था जामुन का, तो मुझे उधर लेकर चलो। अंकल सैयद साहब को उधर ले आए। वहाँ पे वो जो कहते हैं कि थोड़ी सी दरख्त की जड़ अभी बाकी थी। उन्होंने उधर कोई पढ़ाई वगैरह की। पढ़ाई वगैरह करने के बाद जैसे वो सैयद साहब थे, अल्लाह पाक के पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, उन चीज़ों ने अंकल से वो सैयद साहब से आकर हम कलाम हुई और उन्होंने कहा कि हम इसे बिल्कुल जान से मार देंगे, इसका कोई हल नहीं है, इसने हमारा घर ख़त्म कर दिया है। हमारे बच्चे अपने घर को बहुत पसंद करते थे, हमारे बुज़ुर्ग भी थे जो कि इस घर में रहते थे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, हम किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वहाँ पे 3 चुड़ैलों का बसेरा था और वो जो चुड़ैलें थीं उनका पूरा ख़ानदान उस दरख्त के ऊपर रहता था। उन चुड़ैलों ने ये सैयद साहब से कहा कि हम आज से नहीं, अरसा दराज से इस दरख्त के ऊपर मुकीम है। फिर एक दिन इस तरह हुआ कि जो मेरे अंकल थे वो किसी काम के सिलसिले में कराची वाली साइड पे जा रहे थे। तो अंकल का इतना भयानक कार एक्सीडेंट हुआ कि अंकल के पेट के अंदर बाकायदा, जैसे वो गाड़ी पे जा रहे थे, आगे बहुत बड़ा एक ट्रक जा रहा था जिसके बीच में बहुत बड़े बड़े आयरन की सुलाखें थीं, वो थीं। तो इनका जब वो गाड़ी उस ट्रक के बीच में लगी तो वो जो आयरन सुलाखें थीं जो वो अंकल के पेट में लगी और अंकल को जब घर लाया गया तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और उनका इंतकाल हो गया। फिर वो चीज़ें सैयद साहब की ख्वाब में आई। उन्होंने कहा कि अब हमारा इंतकाम पूरा हुआ है, जो इसने हमारे घर को ख़त्म किया था। आइंदा सब लोग गांव के इस चीज़ से इबरत हासिल करेंगे कि वो कभी इस खजूर के दरख्त को तो क्या, किसी भी दरख्त को इस तरह काटेंगे नहीं, क्योंकि किसी ना किसी दरख्त पे इनका बसेरा ज़रूर होता है। बल्कि किसी ना किसी नहीं, हर दरख्त पे इनका बसेरा ज़रूर होता है। कुछ नेक होते हैं, कुछ बदला लेने वाले होते हैं और कुछ मतलब नहीं तंग करते हैं इंसान को। तो सनड्रीला कहती हैं आज तक वो अंकल बहुत याद आते हैं, वो बहुत नेक और अच्छे इंसान थे। ये कहानी थी सनड्रीला की जो उन्होंने सिंध कराची से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सनड्रीला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर खुरम ने। खुरम जो कि लाहौर में रहते हैं। खुरम कहते हैं कि ईद से 3-4 दिन पहले हम लोग नारान का गान गए हुए थे घूमने फिरने के लिए। तो हम लोग अपने एक फ्रेंड के यहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। मेरा वो फ्रेंड बताता है कि उनके घर की जो छत है वो काफ़ी अबेंडेड और बहुत ज़्यादा हाइट पे है। यानी इतनी उसकी हाइट है कि बाहर से अगर आप छत के ऊपर जाओगे, आप नीचे से देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत छोटी छोटी नज़र आएंगी। घर उसका बहुत ज़्यादा हाइट पे था। उसके घर के 3 पोर्शन थे और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन यानी कि छत था वो बहुत ज़्यादा हाइट पे था। वो कहते हैं कि उसने कहा कि मेरा ये जो घर है, रात के टाइम छत पे बहुत अजीबो गरीब से वाक़यात पेश आते हैं।
यानी कि वो जगहें खुली हैं, बहुत ऊंची हैं, तो उधर ऐसे वाक़यात होना कोई गैर मामूली बात नहीं है, एक मामूली बात है। तो वो कहते हैं कि छत के ऊपर बाकायदा चीज़ें सारी रात भागती हैं, बहुत ज़्यादा तालियां बजाने की आवाज़ें आती हैं। एक काफ़ी दफ़ा मैं इधर आमिल हज़रात को भी लेकर आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा छत है बिल्कुल पहाड़ी के साथ है, तो इधर जन्नात और चुड़ैलों का गुज़र है, वो इधर से गुज़रती हैं, तो इसलिए वो तुम्हें उनकी जो मौजूदगी है वो महसूस होती है, वो तुम्हें अपना आप ज़ाहिर करती हैं। यानी कि तुमने ये जो घर बनाया है, वो कहते हैं कि ये जो घर है मेरे फ्रेंड का, खुरम कहते हैं, वो उन्होंने एक पहाड़ी को काट कर वहाँ पे घर बनाया और उसके साथ एक बहुत बड़ी पहाड़ी भी है, जिसकी वजह से वो चीज़ें अपने होने का तुम्हें हमेशा एहसास दिलाती रहेंगी, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर इनका रहन सहन होता है, ये पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं। तो फिर उसके बाद खुरम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बहुत से वाक़यात हमारे इस घर में हमारे साथ हो चुके हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि हमने उनके रास्ते में घर बनाया हुआ है। यानी कि जब ऊपर वाले पोर्शन यानी कि छत से नीचे वाला जो सेकंड फ्लोर है उधर सोए होते हैं, तो कोई भी शख्स अगर दरवाज़े वाली साइड पे चारपाई डाल ले तो वो चीज़ें बाकायदा गुज़रते हुए बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती हैं। अगर थप्पड़ नहीं मारेंगी तो चारपाई को कई दफ़ा उल्टा देती हैं। खुरम कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हमने कहा कि अब हम लोगों ने भी इधर रात रहना है, तो फिर क्या होगा। जिस पे उसने कहा कि इसीलिए मैं तुम लोगों का रहने का इंतज़ाम मैंने सेकंड फ्लोर पे नहीं किया, तुम लोग नीचे ही रहो। अगर तुम लोग सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, यूँ लगता है कि सारी रात गुजरती हैं। एक दफ़ा वो कहते हैं खुरम के मेरे उस फ्रेंड का छोटा भाई सोया हुआ था, तो उसको अपने साथ ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी उसको कुछ चुभन हो रही थी सोए सोए। वो बड़ा हैरान हुआ, उसकी आँख खुली तो क्या देखता है कि उसके साथ बंदर के बच्चे सोए हुए थे। उसने जैसे चीखें मारनी शुरू की तो वो बंदर के बच्चे गायब हो गए, क्योंकि उसने चारपाई रास्ते में डाली हुई थी। फिर एक दफ़ा खुरम कहते हैं कि मेरा फ्रेंड कहता है कि मैं रास्ते में चारपाई यानी कि दरवाज़े के साथ चारपाई डाली हुई थी, तो यूँ लगा कि जैसे मेरी चारपाई हवा में मुअल्लक़ है। मेरी आंखें खुली तो मेरी चारपाई ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर थी। मैं इतना डर गया, मैंने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। उन चीज़ों ने बहुत ज़ोर से चारपाई को नीचे फेंका, तो मेरी जो कि टांग उनकी वो कहते हैं फ्रैक्चर हो गई थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। फिर उन्होंने ये जब आमिल हज़रात को बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप यही कोशिश करें कि आप सेकंड और थर्ड फ्लोर की जान छोड़ दें, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप उधर ज़्यादा मुकीम होंगे तो वो चीज़ें आपको जानी नुकसान दे देंगी। हमने थर्ड और सेकंड फ्लोर को यानी कि जो थर्ड फ्लोर है वो तो वैसे ही एक छत है, और जो सेकंड फ्लोर है उसको भी हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उधर चारपाइयाँ हटा ली हैं। उधर कुछ भी कोई भी फ़र्नीचर वगैरह नहीं है, लेकिन हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं इन चीज़ों को कोई इससे दिक्कत पेश ना हो। लेकिन हम लोग ऊपर बहुत कम जाया करते हैं, यानी कि यही समझो कि ना होने के बराबर है। खुरम कहते हैं कि वो उस दिन हमने पहली रात उधर रहना था, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। ज़ाहिर बात है कि इंसान को डर लगता है जब ऐसी चीज़ें जो कि ख़तरा देने वाली हों, जो कि जान को भी नुकसान दे सकती हैं। हम दोस्तों ने जो 3-4 दोस्त नारायण खान गए हुए थे, हमने उनसे कहा कि हम लोग आज की रात इधर रुकेंगे, उसके बाद हम लोग इधर नहीं रुकेंगे, हम सुबह किसी होटल में चले जाएंगे। तो मेरा एक दोस्त ये कहने लगा कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, ये सारी बातें ही बनी हुई हैं, बस ये इसका वहम है, ये वो। तो हमारा वो दोस्त रात को सो रहा था, हालांकि हम सबसे पहले फ्लोर पे थे। तो मेरा वो जो दोस्त था, जैसे ही हम लोग सारे रात को सो रहे थे तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे सफ़र से भी, हम लोगों को बिल्कुल होश नहीं थी। जैसे ही लेटे चारपाई पे, वो इतने वाक़यात भी सुने थे, इसके बावजूद हम लोग ऐसे चारपाई पे लेटे तो हमें नींद आ गई। तो जो दोस्त इन बातों से मतलब इनकार कर रहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो अचानक से उस दोस्त ने उठकर शोर मचाना शुरू कर दिया और ये कहा कि तुम लोग मुझे क्यों डरा रहे हो सारे मिलकर। हमने कहा कि हम लोग तो सारे सो रहे हैं, हम तुम्हें नहीं डरा रहे। जिस पे उसने कहा कि नहीं, मुझे यूँ लगा कि जैसे किसी ने मेरी चारपाई को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया, मुझे यूँ लगा जैसे ज़लज़ला आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, तुम आराम से सो जाओ। खैर वो फिर सोया, तो थोड़ी देर के बाद उसके साथ दोबारा ये काम होना शुरू हो गया, यानी कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी चारपाई को हिला रहा था। अब हमारे दोस्त ने बहुत ऊंचा ऊंचा शोर डालना शुरू कर दिया और ये कहा कि इधर ज़रूर तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो। हमने उसको समझाया और हमने उसकी चारपाई की जो जगह थी वो चेंज कर दी, और खुरम कहते हैं कि मैं उसकी चारपाई पे सो गया। अब उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, अभी हम लोग सोए हैं, तो उसकी फिर चीखों की और अल्लाह अकबर की आवाज़ें शुरू हो गई, और ये कहने लगा कि किसी ने मेरी चारपाई को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया।
तो खुरम कहते हैं कि आप सब लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। हम लोगों की आंख खुली तो उसकी जो चारपाई थी वो ज़मीन से बहुत ऊंची थी, और हमने अपने उस दोस्त को फ़ौरन हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, उसको बुलाया, तो हमारे देखते देखते किसी ने बहुत ज़ोर से उसको भी नीचे फेंका। उसकी बाजू पे बहुत ज़ोर से चोट लगी। हम लोगों का दोस्त बहुत डर गया और ये कहने लगा कि जितनी जल्दी होता है इधर से चलो, क्योंकि जान सबको ही प्यारी होती है। बेशक इंसान पहले इन बातों से इनकार करता है, लेकिन जब इंसान के साथ ये सब कुछ होता है तो फिर उसको पता लगता है। हमने कहा कि ये रात हम इधर से नहीं जा सकते, तुम्हें सुबह तक इधर ही रुकना होगा और तुम उनसे माफ़ी मांगो जिन चीज़ों के तुमने होने का इनकार किया है, तुम उनसे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें नुकसान नहीं देंगी। फिर हमारे दोस्त ने बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं ये मानता हूँ कि आप इस घर में रहते हैं और आपका इधर ठिकाना या बसेरा जो भी है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। फिर वो ठीक था, मतलब सारी रात हमारी बाकी की जो रात थी वो सुकून से गुजर गई। सुबह हम लोगों ने अपने दोस्त की तरफ से नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद जैसे ही वो कहते हैं कि मैं वॉशरूम में गया, तो वॉशरूम में मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे अलावा भी कोई वॉशरूम में मौजूद हो, और मुझे यूँ महसूस हो रहा था, खुरम कहते, यानी कि मैंने अपने दोस्त की बातें भी सुनी थी लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे दो आंखें बिल्कुल मुझे बाकायदा तौर पर देख रही हों, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनका देखना मुझे वॉशरूम में यूँ महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से अपने हैंड वॉश किए और मैं वहाँ से बाहर निकलने लगा तो बाकायदा किसी ने बहुत ज़ोर से मेरे कमीज़ को खींचा। मैंने पीछे से पलट के देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, यानी कि वो शरारत कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि हम शायद नए इंसान उधर आए थे, लोग उधर के रहने वाले नहीं थे, इसलिए वो हमारे साथ ऐसे कर रहे थे। तो मैं काफ़ी मुझे हंसी भी आई और मैं डर भी गया थोड़ा बहुत कि शुक्र है कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया और जिस दोस्त का वो घर था उसको भी बताया कि यार तुम्हारा घर तो किसी भूत बंगले से कम नहीं है। तो वो सारे दोस्त ये कहने लगे कि शुक्र है कि तुम खैर खैरियत से वॉशरूम से बाहर निकल आए हो, उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं दिया। तो हम लोग फ़ौरन उधर से, खुरम कहते हैं कि हम लोग फ़ौरन उधर से मूव करके हमने फिर बहुत मुश्किल से वही एक रात एक होटल में गुजारी। हम लोगों के दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, यानी कि उसको वॉमिटिंग्स आने लग गई थी बहुत ज़्यादा। हमने कहा कि उसकी तबीयत कहीं वहम की वजह से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो यही कह रहा था कि वो चीज़ें अभी इधर मौजूद हैं और वो मुझे तंग कर रही हैं, वो मेरे से बदला लेना चाहती हैं। फिर हम लोग वापस लाहौर चले गए और उसके बाद हम लोग फिर दोबारा नारान का खान तो कई दफ़ा जा चुके हैं, पहले भी जाते हैं तो, लेकिन अपने इस दोस्त के घर हम लोग पहली दफ़ा रुके थे। यानी कि इसके बाद हम लोगों ने ये तौबा कर ली कि हम कभी भी अपने उस फ्रेंड के यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि वाकई उसका जो घर था वो एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। घर ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा था, इस मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंडा घर था वो। और उसके बाद जो साथ वाली पहाड़ी थी, बहुत बड़ी एक पहाड़ी थी साथ में, उस पहाड़ी को भी देखकर बहुत खौफ आता था। हम लोगों ने थर्ड पोर्शन पे तो छत वाली साइड पे तो जाने की गलती की नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि हम लोग छत पे खुद नहीं जाते। बाकायदा वो चीज़ें जो आमिल आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि ये चीज़ें आपको धक्का भी दे सकती हैं ऊपर से, क्योंकि वो बहुत हद तक उधर मुकीम है और उधर रहती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये तो गलती नहीं की थी, खुरम कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में जाने की, लेकिन हम सेकंड पोर्शन पे रहे थे और उधर भी उन्होंने अपने होने का पूरा एहसास दिलाया था हमें। ये स्टोरी थी खुरम की। वो कहते हैं कि मैं आपके सभी सुनने वालों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ और आपको भी ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। तो खैर मुबारक खुरम, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ हम सबको नसीब हों। तो बढ़ते हैं आज के एक छोटे से खौफनाक वाक़े की तरफ। ये वाक़या मेरे साथ शेयर किया रुमैसा ने। रुमैसा कहती हैं, आज मैं आपके साथ एक छोटा मुख्तसर सा वाक़या शेयर करना चाहती हूँ अपने दादा अबू की ज़िंदगी का। मेरे दादा अबू इसकी जो छोटा सा एक ये किस्सा है, ये एक मुकम्मल कहानी है, इसके बाद वो मैं आपके साथ फिर दोबारा शेयर करूँगी। मेरे दादा अबू का एक दोस्त था जो कि जोगी बाबा था, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा स्नेक थे। वो बाबा मशहूर था कि उसके पास बहुत से जिन्नात और चुड़ैलें कैद हैं। मेरे दादा अबू कहते हैं कि ये बिल्कुल सच था, उसके पास बहुत से जिन्नात और चुड़ैलें कैद थीं। यानी कि जिस पटारी के अंदर हम स्नेक को कैद करते हैं, उसके अंदर लॉट ऑफ छोटी छोटी जो कि कांच की बॉटल्स होती हैं, वो ढेर सारी बॉटल्स थीं जो कि उस पटारी के अंदर बंद थीं। लाइक उनको ऐसे ही उसने बंद किया होता था जैसे स्नेक को बंद किया होता है।
और मेरे दादा अबू कहते हैं कि मेरे अलावा इस चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता था कि उसने अपनी वो जो चीज़ों को कैद किया हुआ है वो किस जगह पे रखा हुआ है। दादा अबू कहते हैं कि बाकायदा उसके पास जो चीज़ें उसके कब्ज़े में थीं, जो कैद में नहीं थीं, वो चीज़ें उसके पास आया करती थीं और बड़े अदब के साथ उसके पास आकर बात करती थी। एक दफ़ा मैंने अपने उस दोस्त को कहा जो कि जोगी था, उससे मैंने ये कहा कि तुमसे ये बातें करती हैं, मैंने तुम्हारा तो जवाब देते हुए सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी भी आवाज़ सुनूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर उनकी आवाज़ भी सुन लोगे तो उसके बाद काफ़ी दिन तुम बीमार रहोगे। मेरे दादा अबू ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल उनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ और मैं बीमार नहीं होऊंगा। मेरे दादा अबू ने सिर्फ़ उस जिन की आवाज़ सुनी थी और दादा अबू 3 से 4 दिन उनको शदीद बुखार रहा था खौफ की वजह से। ना दिखने वाले वजूद की आवाज़ें दादा अबू ने अपने कानों से सुनी थी। तो उन्होंने दादा अबू को भी बाकायदा सलाम किया था और दादा अबू ने उनकी बात का जवाब भी दिया था। वो कैसे जो हैं कि रुमैसा कहती हैं कि मैं आपके साथ ये एक पूरा वाक़या है जो शेयर करूँगी ईद के बाद आपके सुनने वालों के साथ। उनकी ज़िंदगी के बहुत से खौफनाक किस्से हैं। वो जो जोगी बाबा हैं उन्होंने बहुत से तजर्बे किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत से लोगों से जन्नात को पकड़ के कैद भी किया है, बहुत से घरों से जन्नात को कैद किया और जो चीज़ें रास्ते में लोगों को तंग करती थीं, अगर जोगी बाबा वहाँ से गुज़रते थे और वो चीज़ें लोगों को तंग करती थीं तो वो उन चीज़ों को भी कैद कर लेते थे। वो जो जोगी बाबा थे, मेरे दादा अबू बताते हैं कि यूँ समझ लो कि उनके पास जन्नात का पूरा मेला लगा हुआ होता था। उनसे जन्नात बहुत ज़्यादा डरते थे। कुछ जन्नात उनके पास सांप के भी रूप में थे, यानी कि सांप के रूप में भी जन्नात उनके पास रहते थे। एक दफ़ा मेरे दादा अबू वो कहते हैं कि उनके घर गए तो वो बड़ा हैरान हुए, उनके पास ढेर सारे लोगों का हजूम लगा हुआ था, यानी कि लोगों का जो कद था वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था, इंसानी हाइट से ज़्यादा लंबा था। तो दादा अबू बड़े हैरान हुए और उनके करीब गए, उनको हटाकर जैसे जोगी बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं तुम्हारे पास। मेरे दादा अबू ने पीछे से पलट के जब देखा तो उन लोगों की जो आंखें थीं वो नहीं थीं। मेरे दादा अबू वहीं गिरे और बेहोश हो गए। वो दादा अबू कहते हैं मैं वो मंज़र बर्दाश्त ही नहीं कर सका। मुझे जब होश आई तो मैं घर में था। मैंने फिर अपने उस दोस्त को बाकायदा कहा कि तुम मुझे बता दिया करो कि किस टाइम पे वो चीज़ें तुम्हारे पास होती हैं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा हूँ। दादा अबू बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। फिर जो मेरी वो कहते हैं कि उनकी जो मिसेस थी उन्होंने फिर उनको अपनी कसम दी, बच्चों की कसम दी कि तुम अपने उस दोस्त से ताल्लुक़ छोड़ दो, क्योंकि उसके पास बहुत जिन्नात हैं, तुम्हारे पास ऐसा कोई इज़्ज़त नहीं है कि तुम उन जिन्नात के होते हुए अपने उस दोस्त के साथ रहो। लेकिन दादा अबू ने फिर भी अपने उस दोस्त की बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ा। वो उससे मिलते थे, लेकिन फिर वो मेरे दादा अबू के पास आकर घर मिला करता था, यानी दादा अबू उसके घर नहीं जाया करते थे। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ ईद के बाद ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत खौफनाक डरावने वाक़यात हैं जो कि आपके सुनने वाले सुनेंगे तो उनको बहुत पसंद आएंगे। तो बहुत शुक्रिया रुमैसा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी और जिन्होंने अभी तक स्टोरीज़ को सुना है और अपनी स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और कमेंट बॉक्स में आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और जो अभी तक चैनल पे हैं विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें स्टोरीज़ को, और अपनी कीमती राय भी हमें दिया करें जो स्टोरीज़ के मुतालिक आपको अच्छी लगती है। तो लिसनर्स, आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि जैसे ईद है, जिन लोगों ने यानी कि कुर्बानी किया तो वो अपने गरीब रिश्तेदारों को और उसके अलावा गरीब हमसायों को भी याद रखें, उनको भी ज़रूर इस कुर्बानी का हिस्सा बनाएं कि अल्लाह पाक खुश होंगे। कुर्बानी का यही मतलब है कि हम उन लोगों तक इस गोश्त को तकसीम कर सकें जो पूरा साल इस ईद का इंतज़ार करते हैं। तो हमें ज़रूर उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, अपने गरीब रिश्तेदारों का भी ख्याल करना चाहिए। आई होप आप लोग करते भी होंगे और अपने वालिदैन से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, उनकी दुआएं लें। उनकी जो दुआएं हैं वो हमें ज़मीन से अर्श तक पहुंचा देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा और आप भी अपने वालिदैन का और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ईद को खूब इंजॉय करिएगा। आप सबका अल्लाह हामी और नासिर हो।